हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो हिस्ट्री का सिलेबस है माध्यमिक का, उसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर 2 का मैंने एक ओवरव्यू का वीडियो अपलोड कर दिया था। उसके बाद चैप्टर 2 में टॉपिक वाइज हम लोग पढ़े भी थे। जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें से आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी अपलोड किया गया था। वो टॉपिक था आपका 2 का 1 का बामा बोधिनी पत्रिका। तो आप लोग इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। एक चैप्टर 2 जो है उसका ओवरव्यू है, मतलब इस चैप्टर 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है वो अपलोड है, और दूसरा बामा बोधिनी पत्रिका, इसी चैप्टर का जो टॉपिक नंबर 1 है बामा बोधिनी पत्रिका, उसके बारे में भी मैंने समझा दिया। तो ये दोनों वीडियो आप देखते हुए आइए। आप अगर इसको नहीं भी देख रहे हैं तो चैप्टर 2 का जो ओवरव्यू का वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिए, उसको देखकर तब ये वीडियो देखिए। ठीक है, आज हम लोग इसी चैप्टर 2 का 1 का जो दूसरा नंबर टॉपिक है हिंदू पैट्रियोट, इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो अगर आपको हिस्ट्री का या मान लीजिए हिंदी व्याकरण वगैरह माध्यमिक का चाहिए, या आपके भैया या दीदी वगैरह क्लास 12 में है तो 12 के भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड है मेरे चैनल में, तो आप लोगों को वो सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपके अनुसार वो वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदू पैट्रियोट के बारे में। ठीक है, अब ये हिंदू पैट्रियोट का परिचय देने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, थोड़ा सा आप पीछे जाइए हिस्ट्री में, कि हम लोग पढ़े भी थे इसके पहले। अगर आप वीडियो नहीं भी देखे हैं तो समझ लीजिए कि भारत में जब मुग़लों का शासन था तो यहाँ पर इंग्लैंड से एक कंपनी आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे उस कंपनी ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। तो उनका भारत को गुलाम बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1757 ईस्वी से। ठीक है, प्लासी के युद्ध से 1757 ईस्वी। यहाँ से उन्होंने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत की, और अगले 100 सालों में, मतलब 1757 से लेकर 1857, इन 100 सालों में उन्होंने भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तो जैसे जैसे उनका हमारे देश में कब्जा बढ़ता गया, 1757 के बाद से आया आपका 1770, 80, 90, जैसे जैसे उनका कब्जा बढ़ता गया, उन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार भी बढ़ा दिया। एक्चुअली उनका मकसद क्या था कि भारत से जितना ज़्यादा धन लूट कर ले जाए, मतलब विदेश ले जाए। ठीक है, भारतवासियों की भलाई या भारत पर शासन करना ये मकसद नहीं था। मकसद केवल उनका था व्यापारिक, कि जितना ज़्यादा हम कमा सकें यहाँ से। तो विभिन्न तरीके से भारतवासियों पर अत्याचार शुरू हुआ। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले उन लोगों ने आपका आदिवासियों पर, जो आदिवासी भारत में रहते थे, आदिवासी जाति जैसे संथाल हैं, मुंडा हैं, कोल थे, ठीक है, चुवाड़ थे, तो इन सब आदिवासी जातियों पर उन्होंने अत्याचार शुरू किया। तो उनसे टैक्स वसूलना, उनके इनकम का जरिया क्या था उस समय? केवल जो खेती बाड़ी होती थी, कल कारखाने तो थे नहीं, तो खेती बाड़ी वगैरह जो होती थी, खेती बाड़ी से टैक्स वसूल करना, ज़मीन पर टैक्स लगाना और उससे टैक्स वसूलना। ठीक है, और साथ ही साथ विदेश में जो इंग्लैंड में जो माल बनते थे वहाँ के कल कारखानों में, उनको लाकर यहाँ बेचना और उससे भी इनकम करना। ठीक है, तो इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, भारत के विभिन्न जातियों पर, आदिवासी जाति हो, किसान हो, विभिन्न वर्गों पर अत्याचार करना शुरू किया। तो अत्याचार उनका जैसे जैसे बढ़ता गया, तो भारत में अब इन लोगों को भगाने की एक समस्या भारतीयों के लिए आ गई कि इन लोगों को कैसे यहाँ से भगाया जाए। शुरुआत में क्या था, जब ये घुसे भारत में, घुसे तो थे 1615 से, मतलब जब जहांगीर बादशाह का शासन था, तो उस समय क्या था कि भारतवासी टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। मतलब दिल्ली में मुग़ल बादशाह है, और भी कुछ क्षेत्रों में मुग़लों का डायरेक्ट कब्जा था, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग राजा थे। तो किसी को पूरे देश से लेना देना नहीं था, मतलब अपने अपने राज्य से सब जुड़े हुए थे। अगले राज्य में क्या हो रहा है वो किसी व्यक्ति को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब इन्होंने भारत के मैक्सिमम क्षेत्रों पर कब्जा किया, तो अब मुग़ल शासन को भी ख़त्म कर दिया। आगे जाकर मुग़ल बादशाहत जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, और ये कंट्रोल करने लगे देश को। तो अब भारतवासियों को ज़रूरत थी कि एकजुट होना। अगर एकजुट भारतवासी नहीं होंगे तो इनको भगाया नहीं जा सकेगा। तो एकजुट कब होंगे भारतवासी? जब भारतवासियों में देशभक्ति, भारत के प्रति भक्ति या आपस में भाईचारा की भावना आएगी, तभी वो एकजुट हो सकेंगे, तभी वो भारतवासी अंग्रेज़ों को, कंपनी को यहाँ से भगा सकेंगे। ठीक है, और ये भी एक बात है कि 1757 से कंपनी ने कब्जा स्टार्ट किया था, और 1857 ये जो तारीख, ये जो ईस्वी है,
इसमें एक महाविद्रोह हुआ था जो हम लोग इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। पूरे देश ने मिलकर विद्रोह किया था कंपनी के खिलाफ। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुलाम तो हम रह ही गए, आज़ाद हुए नहीं, लेकिन 1858 में ये कंपनी के हाथ में जो कब्जा था भारत का, वो ट्रांसफ़र हो गया आपका इंग्लैंड सरकार के हाथ में, ठीक है, वहाँ के क्राउन के हाथ में ये भारत का शासन चला गया 1858 में। तो मतलब केवल सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन हम गुलाम रहे ही, ठीक है। तो अब इनकी गुलामी से हमें मुक्त होना है, तो मुक्त होने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, भाईचारा या देशभक्ति की भावना रहनी चाहिए। तो वो कब जगेगी देशभक्ति की भावना, तो ज़रूरत था कि कुछ लोग सामने आए। तो जैसे कुछ सभा समितियां बनी, कुछ एसोसिएशन बने, जिनके माध्यम से भारतवासियों में भाईचारा या एकता की भावना जगाने की कोशिश की गई विभिन्न तरीके से, ठीक है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सामने आए और साथ ही साथ कुछ समाचार पत्र वगैरह थे और कुछ साहित्य थे, कुछ किताबें वगैरह ऐसे लिखी गई जिनके माध्यम से भारतवासियों को एकजुट किया जा सके। विशेष करके कुछ समाचार पत्र उस समय जो छपे थे इस दौरान, मतलब 1800 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच, उन समाचार पत्रों में जो अंग्रेज़ों के अत्याचार की घटनाएं होती थी, उन घटनाओं को उद्घाटित किया जाता था, दिखाया जाता था, ताकि लोग उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उनके मन के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति एक रोष उत्पन्न हो, एक गुस्सा उत्पन्न हो, ठीक है, और अपनी देश माता के प्रति एक भक्ति भाव तैयार हो। तो ये जो भक्ति भाव है या देश के लोगों के बीच में जो एकता की भावना है, इसी को हम एक शब्द में राष्ट्रीयता कह सकते हैं या राष्ट्रवाद। आप लोग आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, तो उसमें ये वर्ड रहेगा कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसी भावना को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो भारतीयों में राष्ट्रवाद जगाने के लिए बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे 1800 ईस्वी के बाद से। तो उनमें से एक फेमस और इम्पॉर्टेंट समाचार पत्र था आपका हिंदू पैट्रियट, ठीक है। अब इस हिंदू पैट्रियट के बारे में थोड़ा सा मौखिक जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद इसके ऊपर माध्यमिक में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं आपको और क्वेश्चन का आंसर भी मैं समझा दूंगा, और वो आंसर का पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां पीडीएफ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदू पैट्रियट जो था, ये 6 जनवरी 1853 ईस्वी को इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ, मतलब ये छपाई इसकी शुरू हुई, ठीक है। इसका जो प्रकाशन था, ये कलकत्ता में कलाकार स्ट्रीट है, बड़ा बाजार में जाइएगा, वहीं कलाकार स्ट्रीट से होता था, ठीक है। तो जब ये प्रकाशित हुआ था तब इसके मालिक थे मधुसूदन राय नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। तो वो इसके मालिक थे। उसके बाद आगे जाकर इसका मालिकाना चेंज हुआ, मतलब 4 मालिक इसके आगे जाकर हुए। आपका मधुसूदन राय, फिर गिरीश चंद्र घोष आए, फिर हरीश चंद्र मुखर्जी आए, उसके बाद और एक आए थे तो काली प्रसन्न सिन्हा आए, फिर आपका विद्यासागर इसके मालिक बने, मतलब खरीद लिया इसको। तो पूरा परिचय जो है हिंदू पैट्रियट के बारे में, कब छपा वगैरह वगैरह, पूरा परिचय आपका लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैं बताता जाऊं। तो ये 6 जनवरी 1853 से प्रकाशित हुआ। तब ये वीकली था, मतलब सप्ताह में एक दिन ये छपता था, ठीक है। इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश भाषा में सप्ताह में एक दिन छपता था। लेकिन आगे जाकर 1892 ईस्वी में ये हो गया डेली न्यूज़पेपर, मतलब हर दिन इसकी छपाई शुरू हुई, तो दैनिक समाचार पत्र में बदल गया। 1853 में जब शुरू हुआ था ये साप्ताहिक पत्र था, 1892 से ये दैनिक समाचार पत्र में बदला। तो ये सब में आपको बहुत सारा MCQ भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो परिचय हिंदू पैट्रियट का जो है वो अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया है, एकदम इजी सेंटेंस में, इजी शब्दों में, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। परिचय पढ़ लीजिएगा। अब हिंदू पैट्रियट से क्वेश्चन क्या दे सकता है माध्यमिक में, तो वो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा रहे कि क्वेश्चन रहेगा कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता के विकास में, ठीक है, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद के प्रसार में हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र का की क्या भूमिका थी। इस तरीके का क्वेश्चन आपका माध्यमिक में दे सकता है, इससे 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, वो मैंने समझा दिया आपको कि किस तरीके से भारतीयों को एकजुट करना। तो इस एकजुट करने में आपका
हिंदू पैट्रियोट समाचार पत्र का क्या अवदान था, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वामाबोधिनी पत्रिका पढ़ाते समय कि सबसे पहले आप लिखिएगा एक भूमिका। भूमिका का मतलब परिचय। अब ये परिचय क्या होता है, तो वो 2-3 पंक्ति में आप लिख दीजिए, 2-3 सेंटेंस में। मतलब आप एक जरूरी नहीं है कि इसका परिचय दे कि इतना ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये था सारा कुछ। आप लिख दीजिए कि हाँ एक साप्ताहिक पत्रिका थी, 6 जनवरी 1853 से ये शुरू हुई प्रकाशित होना, ठीक है। और इसने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके की 2 पंक्ति लिख दीजिए। हालांकि आंसर मेरा लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। भूमिका लिखने के बाद अब भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में मतलब कि क्या क्या ऐसा कदम इसने उठाया या क्या क्या किया जिसके थ्रू से, जिसके माध्यम से भारतवासियों में देशभक्ति की भावना या अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर गुस्सा, असंतोष की भावना जगी। इसने ऐसा क्या क्या कदम उठाया, ऐसा इसने इस पत्र में क्या ऐसा छपता था या छापा जाता था, ठीक है। वही लिखना हम लोगों को इसके आंसर में कि राष्ट्रवाद के प्रसार में इसकी भूमिका, ठीक है। तो अब भूमिका लिखने के बाद अब आप बीचों बीच हेडिंग दीजिएगा, भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में हिंदू पैट्रियोट का अवदान। ये बीचों बीच हेडिंग दिए। हेडिंग देने के बाद एक एक नंबर करके आप एक एक पॉइंट लिखते जाए। तो पहला पॉइंट आपको जैसे आंसर में मिलेगा वो आपको मिलेगा कि सरकारी जो नीतियाँ थी, ठीक है, ब्रिटिश शासन नीति का विरोध। मतलब जब इंग्लैंड सरकार ने 1858 में, मैंने बताया ना, इंग्लैंड की सरकार ने भारत पर कब्जा कर लिया, कंपनी के हाथ से सत्ता छीन ली गई, ठीक है, और इंग्लैंड से डायरेक्ट यहाँ पर रूल होना शुरू हो गया। तो इंग्लैंड वालों को ही ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों का जो शासन नीति थी, जिस तरीके से वो शासन करते थे, उस शासन नीति का आपका इस पत्रिका ने समय समय पर क्या इस पत्रिका में, इस समाचार पत्र में शासन नीति की बुराइयों को छापा जाता था, ताकि लोग इसको पढ़कर जान सके कि ये ब्रिटिश लोग किस तरीके से भारतवर्ष का शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एक घटना की ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, यहाँ पर आपका कल कारखाने शुरू हुए थे भारतवर्ष में उस समय, जो पीरियड था 1858 के बाद से, अगर मान लीजिए 1850 से 1900 तक देखें, तो इस दौरान भारतीय पूंजीपति जो थे, पति लोग थे, देसी पूंजीपति, इन लोगों ने अपने पूंजी के द्वारा भारत में बहुत सारे कल कारखाने वगैरह स्थापित किए, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की जो सरकार थी वो क्या कर रही थी कि ऐसी नीति अपनाई हुई थी कि यहाँ के जो कल कारखाने या जो देसी पूंजीपति हैं उनका विनाश हो जाए और वहाँ की जो कंपनियाँ हैं इंग्लैंड की वो फले फूले। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र कारखाना इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा था, सूती वस्त्र का बोलबाला था, ठीक है। तो सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल चाहिए आपका कॉटोनिया कपास। तो यहाँ से कपास को बहुत ही सस्ते दाम पर आपका किसानों से खरीद लिया जाता था और खरीद कर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। फिर वहाँ से माल तैयार करके यहाँ भेजा जाता था, सूती वस्त्र, उसको बेचा जाता था। तो यहाँ के पूंजीपतियों को जो कच्चा माल चाहिए था वो कच्चा माल मिलता नहीं था, और मिलता भी था तो बहुत ज़्यादा कीमत पर मिलता था। तो इस तरीके से उनका ये जो आयात सिस्टम था, आयात का मतलब होता है कि वो जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वहाँ से फिर वो जो निर्यात करते थे, कि जो सामान आता था तो वो इंग्लैंड के कारखानों में बने होते थे, आधुनिक मशीनों से बने होते थे, तो यहाँ पर वो माल सस्ते में बिकते थे। तो इस तरीके से क्या उनकी जो आयात और वो जो निर्यात वहाँ से भेजा जाना, तो ये जो आयात निर्यात की जो नीति थी, इस नीति की ये जो बुराइयाँ थी कि जिसकी वजह से भारतीय वस्त्र उद्योग या भारत के जो देसी कारखाने थे वो पतन की तरफ जा रहे थे, उनका नुकसान हो रहा था। तो इस बात को ये पत्रिका समय समय पर छापती थी। तो पहला हेडिंग होगा कि ब्रिटिश शासन नीति का विरोध। तो ठीक है, क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में आपका हिंदू पैट्रियोट का योगदान, ठीक है। तो अगर इस तरीके की बातें न्यूज़पेपर में छपे तो भारत के लोगों के अंदर उनके प्रति गुस्सा तो भरेगा ही, भारत के लोग तो एकजुट होंगे ही, उनके अंदर भारत के प्रति एक भक्ति तो जगेगी कि हमारे देश को किस तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं या हमारे लोगों को किस तरीके से वो लूट रहे हैं, ठीक है। तो ये छपना ही एक राष्ट्रीयता की भावना जगाने में एक बहुत बड़ा रोल था, इन सब बातों को छापना। तो ब्रिटिश शासन नीति का विरोध पहला हेडिंग। दूसरा आपको मिलेगा नीलहे साहबों का विरोध। अब ये नीलहे साहबों का विरोध ये क्या है कि बंगाल में विशेष करके जो किसान थे तो किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, और जो लोग नील की खेती करवाते थे, जो अंग्रेज, उन्हीं को कहा जाता था नीलहे साहब या नीलहे गोरे।
आप किताब में ये सब वर्ड पाइएगा या मेरे नोट्स में भी आपको ये वर्ड मिलेगा, नीलह साहब या नीलह गोरे, इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये लोग ज़बरदस्ती या विभिन्न तरीके से किसानों को ठग कर या उन पर अत्याचार करके नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। एक दादन प्रथा होती थी, मतलब अग्रिम दे दिया जाता था कि आप पैसा ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर हमको आपको यहाँ से नील उपजा कर देना पड़ेगा। तो नील विद्रोह एक है आपका, वो अगले चैप्टर में है, उसमें डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नीलह साहब लोग विभिन्न तरीके से बंगाल के किसानों पर अत्याचार करते थे, तो उस अत्याचार को भी आपका छापा जाता था इस न्यूज़पेपर में। फिर यही नील की खेती करने वाले जो किसान थे, इन लोगों ने 1859 ईस्वी में नीलह साहबों के अगेंस्ट विद्रोह किया था। तो उस विद्रोह की विभिन्न घटनाएं भी इस पेपर में आपका छापा जाता था कि किस तरीके से वो लोग नील के किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब घटनाएं वगैरह पढ़कर भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उदय होने में एक मदद मिली थी, ठीक है। तीसरा हेडिंग, सरकारी औद्योगिक नीति का विरोध। तो सरकारी औद्योगिक नीति मतलब जो मैंने पहले हेडिंग में बताया, आयात निर्यात वाली जो बात बताई मैंने आपको, तो वो क्या था कि भारतीय जो पूंजीपति उद्योग धंधे लगाकर बढ़ रहे थे, उनको किस तरीके से काटा जाए, उनका किस तरीके से पतन किया जाए, तो वो उपाय वो कर रहे थे। तो उस नीति का भी के खिलाफ ये पत्रिका लगातार आवाज़ उठाती रही थी, ठीक है। चौथा हेडिंग आपको मिलेगा, सुधार आंदोलन में सहयोग। अब ये सुधार आंदोलन क्या, चैप्टर 2 के शुरुआती ओवरव्यू वीडियो में मैंने बता दिया है कि भारतवर्ष में जो विभिन्न बुराइयां थी, सामाजिक, धार्मिक वगैरह, तो उन सारी बुराइयों में सुधार लाने के लिए हमारे कुछ महापुरुष पैदा हुए थे जो कोशिश कर रहे थे। जैसे भारतवर्ष में एक बुराई थी, सामाजिक बुराई, कि विधवा हो जाने पर उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। तो इसके खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चला रहे थे लंबे समय से। तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो बहुत ही मतलब बहुत उनको तकलीफ झेलना पड़ा। वो भी कहानी जब हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर टॉपिक पर पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उन्होंने विभिन्न तरीके से प्रयास किया, लोगों को साथ लिया। तो वो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को भी ये पत्रिका, ये समाचार पत्र सपोर्ट करता था, ताकि लोगों के अंदर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर चाह रहे हैं कि वो भावना जगे या लोगों के अंदर से इस कुरीति की भावना को दूर किया जा सके, वो इस पत्रिका ने भी उसका सपोर्ट किया और विद्यासागर को एक तरीके से इस समाचार पत्र के माध्यम से भी हेल्प मिला था। तो सुधार आंदोलन में सहयोग, ये जो चौथा हेडिंग है, ये आपको समझ में आया। पांचवा हेडिंग, संथाल विद्रोह का समर्थन। 1855 में, 1855 में, थोड़ा पीछे जाइए आप, ये 4 ही हेडिंग लिख सकते हैं एग्जाम में, ये एक 5वां हेडिंग मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है। फिर भी समय रहे तो लिखिए आप। 1855 ईस्वी में संथाल एक आदिवासी जाति है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा अपना बढ़ाती गई, वो विशेष करके आदिवासी जातियों पर अत्याचार करना पहले शुरू की थी। तो संथाल जाति पर वो विभिन्न तरीके से अत्याचार करते थे। तो संथाल विद्रोह, संथालों ने विद्रोह किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो संथाल विद्रोह के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका भी डिटेल में एक वीडियो बनेगा, ठीक है। तो संथालों ने जो विद्रोह किया था या संथालों पर जो अत्याचार किया जाता था, वो सारी बातें भी आपका ये जो न्यूज़पेपर था हिंदू पैट्रियोट, एकमात्र यही न्यूज़पेपर था जो आपका संथाल विद्रोह के फेवर में बात करता था। उस समय बहुत सारे न्यूज़पेपर छपे थे, लेकिन एकमात्र यही न्यूज़पेपर था जिसने संथालों के पक्ष में और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बात किया, इस न्यूज़पेपर ने, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में भी ये हिंदू पैट्रियोट का एक बहुत बड़ी भूमिका रही, ठीक है। तो ये सारी भूमिका थी। इन सब कर्मकांडों के माध्यम से हिंदू पैट्रियोट ने भारतवासियों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक प्रयास किया था। केवल यही अकेले नहीं था, और भी बहुत सारी पत्रिकाएं थी और बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग थे, सबका अपना अपना योगदान है। उसमें से इसका क्या योगदान था, ये हम लोग आज पढ़ें, ठीक है। अब ये 5 हेडिंग लिखने के बाद अब लास्ट में मैंने क्या कहा था कि उपसंहार लिखिएगा। उपसंहार या मूल्यांकन, मतलब आप हिंदू पैट्रियोट समाचार पत्र की भूमिका के बारे में आपका क्या अभिमत है। तो मूल्यांकन भी लिखा हुआ है। तो मूल्यांकन में हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र यही, मतलब कि ये जो हिंदू पैट्रियोट समाचार पत्र था, हिंदू पैट्रियोट, इसने एक तरह से भारतीयों की जो आशा और आकांक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उसको इस पत्रिका ने व्यक्त किया। इस पत्रिका में जो छपता, भारतीयों की दुर्दशा या दुख दर्द छपता था, तो उसको
इस पत्रिका के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली, मतलब इस पत्रिका ने व्यक्त किया, समझो, उनके विचारों को। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस पत्रिका को भारत का प्रथम राष्ट्रीय पत्र, मतलब इस और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर इसके पहले छपे थे, लेकिन नेशनल न्यूज़पेपर जिसको कहेंगे, जो देश के लिए बात करता है, देश के लोगों के लिए बात करता है, इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय पत्र या राष्ट्रीय समाचार पत्र भी कहा है। तो ये आप मूल्यांकन में डाल दिए 2 लाइन। तो इस तरीके से ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक से आपका यही क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट लगता है आने का माध्यमिक में, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे हिंदू पैट्रियोट में उस समय के बंगाली समाज का या भारतीय बंगाली समाज का या बुद्धिजीवी वर्ग की क्या स्थिति थी, उस स्थिति के बारे में क्या पता चलता है हिंदू पैट्रियोट से, लेकिन वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है माध्यमिक के लिए। ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस टॉपिक से आपको एक ही क्वेश्चन दिया, आप इसी को पढ़िए, ठीक है, और बहुत ईजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद हम लोग 2 का 1 का जो बाकी टॉपिक है, बामा बोधनी हो गया, हिंदू पैट्रियोट हो गया, उसके बाद ग्राम वार्ता प्रकाशिका है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, और उम्मीद आपसे रहेगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प हो रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यही उम्मीद रखते हुए आज के लिए बस यहीं।